देखो जी, ध्यान समझो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th में सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। देखो, लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो इंग्लिश में अगर समझे तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। देखो, यह जो चैप्टर, इसके पहले तुम पिछले कक्षा में क्लास 8th में भी सिविक्स से रिलेटेड चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़े हो, डेमोक्रेसी पढ़े हो, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, सारी चीज़ें पढ़े हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, शुरुआत से शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक तुमने जितना पढ़ा उसको एक किनारे रखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग इस अपने चैप्टर को। तो हमारे चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग को एकदम एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझाने वाला है कि लोकतंत्र क्या है। ध्यान समझो, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर में हम लोग को बस 2 ही टॉपिक पढ़ना है, एक तो लोकतंत्र क्या है और दूसरा लोकतंत्र क्यों है। क्यों लोकतंत्र, ही हम लोग क्या, अपने हर देश क्या होता है, लोकतंत्र के पीछे ही क्यों भागता है। सभी देश अपना शासन प्रशासन सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के तरीके से ही क्यों चलाते हैं, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो इन सभी का हम लोग प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इसी चैप्टर में। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में हम लोग का प्रश्न से ही स्टार्ट होगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। फिर इसमें हम लोग कुछ और चीज़ों को समझेंगे कि किसी भी देश को, मान ले कोई देश है, अगर वो कह रहा है लोकतंत्र है, ध्यान समझना, अगर कोई देश है और वो कह रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो उस देश के अंदर होनी चाहिए कि वह लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। तो यानी कि एक तो लोकतंत्र क्या है वो हम समझेंगे, उसके बाद अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो उसकी विशेषताएं उसके अंदर वो झलकनी चाहिए। बात समझ रहा है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसे समझने के लिए हम लोग बहुत ही साधारण परिभाषा से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके उनके अन्य विशेषताओं के बारे में एग्जाम्पल के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा खत्म होगा क्या, लोकतंत्र क्या है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न स्टार्ट होगा कि लोकतंत्र ही क्यों है, लोकतंत्र ही क्यों है। तो कोई भी देश, हम आज के ज़माने में हर एक देश अपने आप को यह दिखाना चाहता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश है। बात समझ रहा है, हर एक देश क्या दिखाना चाहता है कि हम कैसे देश हैं, लोकतांत्रिक देश है। तो क्या ऐसा चीज़ है कि लोग बस लोकतांत्रिक देश के पीछे भाग रहे हैं, कि यह टैग लेना चाह रहे हैं, यह एक अपना लेना चाह रहे हैं कि भाई अपनी पहचान इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। क्यों ऐसा है, सभी देश, कोई भी देश चल रहा है तो लोकतांत्रिक के नियमों पर ही क्यों चल रहा है, क्या कोई और नियम नहीं है। बात समझ रहा है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले एक परिभाषा, तो बात समझ किस किस पॉइंट को हमें पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है, एक तो लोकतंत्र क्या है और उसके बाद लोकतंत्र ही क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना परिभाषा स्टार्ट करेंगे, लोकतंत्र की परिभाषा। देखो, लोकतंत्र का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, उसका मतलब लोकतंत्र एक शब्द है, उसको अगर हम 2 भाग में तोड़ें तो होगा लोक प्लस तंत्र, यानी एक ऐसा शासन जिसमें शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, जो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं, लोग यानी लोग। बात समझ में आ रहा है। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद हम लोग आसानी से एक गैर लोकतांत्रिक तथा लोकतांत्रिक देशों में अंतर आसानी से कर पाएंगे। बात समझ रहा है, कोई भी देश है उसमें हम लोग यह अंतर कर पाएंगे कि कोई भी देश लोकतांत्रिक है अथवा लोकतांत्रिक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे पूर्वी एरिया में हमारा पूर्वी पड़ोसी जिसका नाम है म्यांमार की जो सरकार है, वहाँ पर लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार थी, उसको वहाँ के जो इस समय के जो लीडर है उन्होंने उसे उखाड़ फेंका और उसके जगह पर क्या किया, बिना चुनी हुई सरकार और जो सेना के जो प्रमुख थे उन लोगों ने क्या किया, उस पर अपना कब्जा जमा लिया और खुद को अपना क्या बन लिया, म्यांमार का प्रमुख बना लिया और अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चला रहे। तो इतना तो मैं समझ में भाई, वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, अर्थात म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात किया तो सऊदी अरब भी ऐसे देश है जहाँ पर कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो 2 एग्जाम्पल हम बताएं, यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है तो चुनाव के आधार पर यह दोनों देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आया। लेकिन अब ध्यान समझो, तो क्या होता है, अब अगला हमारा प्रश्न बन के आएगा कि क्या चुनाव करा देना ही बस लोकतांत्रिक का नियम है, यानी बस चुनाव करा देने से कोई देश लोकतांत्रिक कहलाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा एक नया प्रश्न उभर के आया है कि भाई किसी भी कोई भी देश है अगर वहाँ पे चुनाव करा दे तो क्या लोकतांत्रिक कहलाएगा या कुछ और भी विशेषताएं होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण तो हम लोग उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। ये इतना ये बात पूरा समझ में आया, इसको लिख लो और उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कहानी। चलो अब हम लोग क्या बोले हैं, तो लोकतांत्रिक का जो परिभाषा देखें, साधारण परिभाषा सरल परिभाषा में देखें, उससे हम लोग बस यह पता कर पाएंगे कोई भी देश लोकतांत्रिक अथवा गैर लोकतांत्रिक। लेकिन लोकतांत्रिक की कुछ और विशेषताएं होती हैं, क्यों इन विशेषताओं का जरूरत पड़े ये भी समझ लो। देखो आज के डेट में यानी अब के समय में सभी देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना चाहते हैं। जैसे तुम ऐसे समझो, जैसे तुम सभी लोग अपने आप को एक स्टूडेंट यानी छात्र कहलाना चाहते हो, क्योंकि छात्र लोगों को बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे तुम छात्र हो, तुम अपने घर में अगर पैसा मांगोगे, कहोगे हमें एक तो किताब खरीदना है, हमें 200 रुपये दीजिए, तो बिना सवाल जवाब के घर पे तुम लोग को 200 रुपये मिल जाएगा। लेकिन कह दो कि हमें हमारा गर्दी कर रहा है, 200 रुपये दे दीजिए, 2 थप्पड़ अलग से मिलेगा, पैसों नहीं मिलेगा। बात समझ रहा है? तो तुम लोग अपने आप को क्या कहलाना चाहोगे, एक आदर्श छात्र कहलाना चाहोगे। सेम इसी तरह हर एक देश अपने आप को क्या कहलाना चाहता है, तो लोकतांत्रिक देश कहलाना चाहता है। ठीक है, तो अब जब वो लोकतांत्रिक कहलाना चाहता है तो कह रहा है हम अपने देश में वो चुनाव करा रहे हैं और हम लोकतांत्रिक हैं, दिमाग लगा रहा था। तो बोले नहीं, तब हमें किसकी जरूरत पड़ी, तो लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक की परिभाषा की कुछ और विशेषताओं की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहला विशेषता आएगा कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ होना चाहिए। यानी किसी भी देश का जो अंतिम निर्णय लिया जाए वह किसके द्वारा लिया जाए, तो जो लोगों के द्वारा जो चुने गए नेता हैं उनके द्वारा ही होना चाहिए। जैसे इसकी कहानी को समझने के लिए हम लोग पाकिस्तान की कहानी को समझें। कहाँ की कहानी को, पाकिस्तान की कहानी को। अब ध्यान समझो पाकिस्तान में क्या हुआ था, इस स्टोरी को समझना ध्यान से। तो पाकिस्तान में अक्टूबर 1999, ध्यान समझना कहानी, ये सब की टर्म किस तरह समझो। अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान देश में वहाँ के जो मेजर जनरल थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, जो सेना के प्रमुख थे, उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया और वहाँ की जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार थी उनको हटा के खुद को क्या कर दिया, पाकिस्तान देश का प्रमुख घोषित कर दिया। ठीक है, कब, अक्टूबर 1999 में। क्या बताओगे, पाकिस्तान सेना के प्रमुख जो थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया, हटा दिया और वहाँ पे खुद को क्या बना लिया, वहाँ के पाकिस्तान का प्रमुख बना लिया। इतना ही नहीं, वो उसके 3 साल बाद 2002 में खुद को क्या बना लेते हैं, राष्ट्रपति घोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लेते हैं। और 2002 के बाद कुछ ऐसे नियम बनाते हैं, कुछ ऐसे नियम बना लेते हैं कि जिससे कि वो क्या करें, राष्ट्रपति को अधिक से अधिक क्या मिल जाए, अधिकार मिल जाए। राष्ट्रपति क्या मिल जाए, अधिक से अधिक अधिकार मिल जाए। इन अधिकारों में क्या बढ़ते हैं, तो उस अधिकार का नाम रखा है लीगल फ्रेमवर्क। क्या नाम दिया उन्होंने, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसमें उन्होंने यह पारित कर लिया कि भाई कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, राष्ट्रपति के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। और उन्होंने जनता, क्या हुआ, अब ध्यान समझो, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की जो असेंबली थी वहाँ पर क्या करा लिया, रेफरेंडम करा लिया। रेफरेंडम का मतलब होता है, ध्यान समझो, रेफरेंडम का मतलब होता है कि जो कुछ लोग असेंबली में हैं, असेंबली में कुछ लोग थे, उन्हीं से वोटिंग करा लिया। उन्हीं से क्या करा लिया, वोटिंग। भाई पूरे देश में ना वोट करा के जो असेंबली में लोग हैं उन्हीं से क्या कर लिया, रेफरेंडम करा लिया, यानी कि उन्हीं से क्या कर लिया, वोटिंग करा लिया। और ऐसा करके उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा लिया। और इसी में इन्होंने क्या, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करा लिया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कराने से क्या हुआ, इनको और पावर मिल गया और राष्ट्रपति के अगेंस्ट कोई भी बोल नहीं सकता। ये इतने काम उन्होंने करा लिए। अब इसके बाद वहाँ के जो मीडिया थी और कुछ वहाँ के जो एक तरह से जनप्रतिनिधि के मानने वाले लोग थे, जो मतलब कि पाकिस्तान में सही से काम करने वाले लोग थे, उन्होंने जब इसके ऊपर क्वेश्चनिंग किया, प्रश्न किए, तो जब प्रश्न किए और उन्होंने ऐसा बताया कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, इन्होंने जो इस तरह से रेफरेंडम कराया है उनमें बहुत कमियां हैं। बहुत क्या है, कमियां हैं। इन्होंने गलत तरीके से अपने आप को राष्ट्रपति बनाया है और गलत तरीके से राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाया। तो उन्होंने क्या किया, उन सभी लोगों को क्या किया, पाकिस्तान का देशद्रोही घोषित कर दिया और उनको जेल में भेज दिया। ठीक है, इतना उन्होंने ये कर लिया। इसके बाद इतना नहीं माने, इसके बाद उन्होंने क्या किया
कि पाकिस्तान में एक तरह से वोटिंग कराया, क्या कराया, वोटिंग। तो पाकिस्तान में वोट भी हुए, क्या हुए, यानी चुनाव भी हुए, और चुनाव से कुछ चुनाव के जनप्रतिनिधि लोग भी आए, यानी रिप्रेजेंटेटिव भी आए। वे सभी क्या कराए, वे सभी लोग क्या करें, अपना असेंबली में आगे, मतलब उनका जो असेंबली था, यानी उनकी जो एक तरह से बोला जाए पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट में सभी लोग चुनाव से जीते हुए लोग आ गए। लेकिन क्या क्या उन्होंने ऐसा नियम बनाया था राष्ट्रपति लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डर में कि भाई कोई भी अगर फाइनल डिसीजन लेना हो तो जो चुनाव द्वारा जीते गए लोग हों वो क्या करेंगे, उस पर फाइनल डिसीजन नहीं देंगे। फाइनल डिसीजन देने का काम किसका होगा, तो मेन किसका है, जनरल परवेज मुशर्रफ भी क्या करेगा, फाइनल डिसीजन देगा। लेकिन यहाँ पर भाई चुनाव हुआ है, चुने हुए लोग भी आए, लेकिन फाइनल डिसीजन उनके हाथ में नहीं है। बात समझ रहा है, तो फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है, जो जबरदस्ती आगे क्या बन गए हैं, मतलब कि एक तरह से अपनी सरकार बना ली है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्या, ये जो देश रहेगा यहाँ पर लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अंतिम फैसला यानी प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के हाथ में नहीं है। तो हम लोग का पहला फीचर क्या बन जाएगा कि अंतिम निर्णय, क्या चीज, अंतिम निर्णय किसके हाथ में होना चाहिए, अंतिम निर्णय निर्वाचित नेताओं के हाथ में होना चाहिए। जो जनता द्वारा चुनी जो शासक आते हैं उनके हाथ होना चाहिए। अंतिम निर्णय जनता द्वारा चुनी गई, जनता द्वारा चुनी गई नेता के हाथ होनी चाहिए। किसके हाथ होनी चाहिए, नेता के हाथ में होनी चाहिए। ये हमारा पहला होनी चाहिए। ये हमारा कौन सा आया, ये हमारा पहला फीचर निकल गया। क्या निकल गया, हमारा पहला फीचर। अब इसके बाद हम लोग अगला फीचर लिखेंगे। अगला फीचर हम लोग कहाँ कहानी पढ़ेंगे, चाइना की। ठीक है, ये कहानी को समझ लो और इसमें पहला वाला फीचर लिख लो। अब ध्यान समझो, एक फीचर हम लोग को समझ में आ गया कि प्रमुख फैसले किसके होने चाहिए, तो जो निर्वाचित जनता द्वारा जो चुने गए नेता हैं, जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, उनके हाथ होना चाहिए। हम लोग को पहला कहानी समझना। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। चुनावी मुकाबला कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के अवसर क्या हो, एक समान हो। यानी कोई भी पार्टी जीत सकती है और कोई भी पार्टी हार सकती है। इसको हम लोग कैसे समझ, ध्यान समझो। इसको समझने के लिए हम चीन का एग्जाम्पल लेंगे। तो ध्यान समझो, चीन की जो संसद है उसका नाम, चीन की संसद को क्या बोलते हैं, कवांगुओ रेममिन दायो दाओई। ठीक है, बहुत अजीबोगरीब नाम है। तो मतलब इतना घबराने वाली बात नहीं कि हाँ इतना कठिन नाम याद कैसे कर लें। इसका हम लोग हिंदी में क्या याद करेंगे, राष्ट्रीय जन संसद। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट है, उस तरह वहाँ की जो संसद है उसका चीन में नाम क्या है, कवांगुओ रेममिन दाई वियाओ दाहुई। ठीक है, बहुत अजीबोगरीब नाम है लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय जन संसद इसको कहते हैं। तो ये वहाँ की संसद का नाम है। तो ध्यान समझो, वहाँ पर क्या होता है, मतलब चाइना में जब चुनाव हुआ था तो वर्ष 2002 और 2003 में, तो वहाँ की पार्टी, इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से वर्ष 2002 और 2003 में जब चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में किसी भी पार्टी को, मतलब किसी भी पार्टी को, अन्य पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है। वहाँ पर बस केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें लगभग 3000 से अधिक सदस्य आते हैं और चुनाव बस कम्युनिस्ट पार्टी और उनसे ही रिलेटेड छोटी छोटी पार्टियां ही चुनाव लड़ी थी। तो भाई बात समझो, अगर एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, दूसरी कोई पार्टी चुनाव में नहीं रहेगी, वोटिंग में नहीं खड़ी रहेगी, तो दूसरे पार्टी के चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता और पहली पार्टी के हारने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। अर्थात जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही चुनाव जीत गई और उसने क्या बना लिया, अपना सरकार बना लिया। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि भाई चुनाव कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, यानी एक से अधिक पार्टियां होनी चाहिए। तभी ना किसी भी देश, किसी भी पार्टी को, कोई भी अगर पार्टी है उसके हारने और जीतने का क्या होना चाहिए, एक तरह से अवसर समान होना चाहिए। ठीक है, ये कहानी किसका रहा, चीन का। इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे किसका, मैक्सिको का। तो ये चीन का हम कुछ की टर्म लिखे हैं, इसी तरह तुम की टर्म लिख लोगे। बाद में ये फीचर लिख लो और इसके बाद मैक्सिको की कहानी समझा रहे हैं।